यहाँ से रिकॉर्डिंग भी चालू कर देता हूँ। तो देखिए मैंने आपको 5 वेक्टर के टाइप बता दिए थे, अभी 6 वेक्टर के छठा वेक्टर का टाइप मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, 6th टाइप। कोलिनियर बता रहा था मैं सुबह आपको, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर में सॉरी कोलिनियर नहीं, को इनिशियल बता रहा था, कोलिनियर पे भी आएंगे। सुबह मैं को इनिशियल बता रहा था, यस। पहले को इनिशियल पढ़ लेते फिर कोलिनियर भी देखेंगे। को इनिशियल वेक्टर, तो को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट मिले हों, यानी को मतलब कॉमन और इनिशियल, कॉमन इनिशियल पॉइंट, यानी दोज वेक्टर्स which have common tail, common tail और common initial point, those vectors which have common tail, which have common tail और common initial point, उनको को इनिशियल कहते हैं। जैसे ये इतना कोई पॉपुलर नहीं है वेक्टर, कहीं ऐसी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, नाम ही आएगा, बाकी अदरवाइज कुछ ऐसा खास नहीं। ये सारे वेक्टर चार मैंने जैसे ग्रीन में ड्रॉ किए, तो ये क्या है, को इनिशियल वेक्टर है। क्या है, को इनिशियल, यानी इनके टेल मिले हुए, कॉमन इनिशियल पॉइंट। इसी के जैसा एक और वेक्टर होता है, उसे कहते हैं को टर्मिनस, को टर्मिनस वेक्टर। तो को टर्मिनस का मतलब कॉमन टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनस भी बोल देते हैं, टर्मिनल भी बोल देते हैं, एक ही बात है। कॉमन टर्मिनल पॉइंट यानी हेड कॉमन हो, यानी उनके हेड मिले हो, तो दोज वेक्टर्स which have common head, कॉमन हेड या फिर कॉमन टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, एक ही बात है। और ऐसे बहुत सारे वेक्टर पॉसिबल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरह से हेड मिले होंगे, और हेड जिस पॉइंट पे मिले होंगे ये इनका कॉमन टर्मिनल पॉइंट हो गया। तो दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड को टर्मिनस वेक्टर। आई थिंक मेरी बात समझ में आई हो आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए इसी में एक और है, छोटी छोटी डेफिनेशन है, टाइप्स का एक आइडिया आपको लग जाएगा। अब जैसे 8th में कोलिनियर वेक्टर, अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले, कोलिनियर वेक्टर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉमन लीनियर या कॉमन लाइन, यानी ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन के अलोंग हो कोलिनियर वेक्टर में। तो दोज वेक्टर्स which lies along same line, those vectors which lies along same line, एक ही लाइन के along लाई करते हैं। जैसे ये एक लाइन मैंने खींची, नाम में है ना कोलिनियर यानी कॉमन लीनियर। अब एक वेक्टर आपने सपोज करिए ये ड्रॉ किया, दूसरा वेक्टर आपने ये ड्रॉ किया, और तीसरा मान के चलिए ऐसे ड्रॉ किया, लाइन के अलोंग होंगे, तो यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब अगर आप गौर करें तो पहला और दूसरा वेक्टर जो मैंने खींचा है, फर्स्ट एंड सेकंड, ये वाला, आप देख सकते हैं कि इनके जो डायरेक्शन है वो सेम है, जबकि सेकंड थर्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, या फर्स्ट और थर्ड का अपोजिट है। तो एक बात और हम यहाँ से कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं वो या तो पैरेलल होते हैं, यानी उनके डायरेक्शन सेम होते हैं, या फिर अपोजिट होते हैं, यानी एंटी पैरेलल होते हैं। यही पॉसिबिलिटी होगी, और कोई पॉसिबिलिटी हो नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि एक ही लाइन के अलोंग होंगे तो या तो उनके डायरेक्शन सेम होंगे या फिर अपोजिट होंगे। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं, और ये बात भी लिख सकते हैं कि कोलिनियर वेक्टर्स आर आइदर, कोलिनियर वेक्टर्स आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल और पैरेलल मैंने कल बताए थे, 4-5 जो टाइप बताए, ज्यादा नहीं निकला। और मैंने ये बताया था, मैं थोड़ा सा बता दूं, पैरेलल का मतलब होता है सेम डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। बस इतना सा बताया था मैंने, ठीक है, सिर्फ इतना मैंने बताया है।
इसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट टाइप 9th, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर अब आप समझ गए होंगे, वैसे सब जानते हैं, इतना पढ़ के आता है, टारगेट का बच्चे को आइडिया होता है, पर मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी चीजें नहीं छोड़ना चाहता कि आपको ये कहने का मौका मिले कि सर वो नहीं पढ़ाया। कोप्लेनर का मतलब कॉमन प्लेन, यानी दोज वेक्टर्स which lies in the same plane, lies in the same plane, those vectors which lies in the same plane। जैसे अभी मैंने इतने सारे वेक्टर खींचे, अभी स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दूं मैं, आप देखिए आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई, जितने भी वेक्टर देख रहे हैं दे ऑल लाई इन द स्क्रीन ऑफ दिस लैपटॉप। लैपटॉप पे जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ लिख रहा हूँ उसकी स्क्रीन में लाई करते, तो इसकी स्क्रीन एक प्लेन हो गई। तो ये सारे वेक्टर नो डाउट डायरेक्शन अलग अलग है, बट दे आर लाइंग इन दिस प्लेन ऑफ द स्क्रीन, सो ऑल ऑफ दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन में। अगर मान लो यही क्लास ऑफलाइन चल रही होती, कुछ दिनों में चालू हो जाएगी, 8 10 दिन 15 दिन जो भी मैक्सिमम डे जाएंगे, जल्दी ही नेक्स्ट मेरे ख्याल से मंथ में 100% लॉकडाउन, ये जो कोचिंग है स्कूल वगैरह खुलने जा रहे हैं, और होपफुली मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में 100% खुलने जा रहे हैं। तो मेरी अभी एक दो अपने दोस्तों से बात हुई है, वहाँ पे सचिवालय मैंने बताया भी था, तो उन्होंने हिंट किया है कि प्रोबेबली, क्योंकि प्रेशर है गवर्नमेंट पे स्कूल वगैरह कोचिंग खोलने के लिए, बाकी स्टेट में शुरू हो गया, तो हम पढ़ाएंगे तो मान लो इस बोर्ड लगा होता, स्क्रीन पे लगा होता, और सॉरी दीवार पे लगा होता, दीवार पे जो बोर्ड लटका हुआ है तो वर्टिकल प्लेन में मैं वेक्टर खींच रहा पढ़ा रहा होता, सोचो अभी तो मैं लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ क्लास में जब पढ़ा रहा होता तो सोचो दीवार एक प्लेन हो जाती, उस प्लेन पे दीवार पे या व्हाइट बोर्ड जो भी होगा, उस बोर्ड पे जब हम पढ़ा रहे होंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो वो सारे जो वेक्टर मैं वहां खींचता, वो सभी क्या होते, कोप्लेनर वेक्टर होते। ठीक है, तो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ऐसे वेक्टर को हम कोप्लेनर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए और इसमें टाइप है जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, जैसे कि 10th वाला, इसमें एक और होता है आपका जीरो वेक्टर, इसका एक दूसरा नाम भी है नल वेक्टर, जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। अब जीरो या नल वेक्टर उसको कहते हैं, वैसे फिजिक्स में कोई ज्यादा यूज तो नहीं है इसका। ठीक है, दो जैसे इक्वल फोर्स है, 5 न्यूटन एक बॉडी पे हमने लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट 0 न्यूटन आएगा। सो ये 0 न्यूटन एक्चुअली फोर्स है, तो उसको वेक्टर बोल सकते हैं, आप जीरो वेक्टर बोल सकते हैं। तो एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को जब माइनस करते हैं तो हमें वेक्टर ही मिलेगा, भले ही वो जीरो वैल्यू का ना हो, तो उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली जीरो होता है। तो अ वेक्टर ऑफ जीरो मैग्नीट्यूड, a vector of zero magnitude is called जीरो और नल वेक्टर। अब देखिए एक सिंपल सी बात समझो, हमने पीछे कल की क्लास में देखा कि कोई भी वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड किससे पता लगता है, उसकी लेंथ से। किससे पता लगता है, उसकी लेंथ से, कल बताया था मैंने, थोड़ा सा ही निकला है आपका जो बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो वेक्टर की लेंथ जो होती है वो हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड, लेकिन इसका तो मैग्नीट्यूड ही जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसकी लेंथ ही जीरो हो गई, यानी जो टेल और हेड के बीच का जो डिस्टेंस था ना, टेल और लिखना मत इसको, टेल और हेड के बीच का जो डिस्टेंस है वही नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा टेल और हेड में उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा। बट अगर जीरो मैग्नीट्यूड, इसका मतलब टेल एंड हेड आर कोइंसाइडिंग, एक ही जगह पर है। अगर एक ही जगह पे होंगे तो सोचो क्या ये वेक्टर का डायरेक्शन पता लग पाएगा, क्योंकि डायरेक्शन होता था टेल से हेड की तरफ। अब टेल से हेड, जब टेल और हेड एक ही जगह पर हैं तो टेल से हेड कैसे बता पाएंगे। तो इसमें एक पॉइंट आपको लिखा मिलेगा कि ये जो वेक्टर होता है इसका डायरेक्शन हम बता नहीं सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हेड और टेल एक ही जगह पे होने पर हम ये बता ही नहीं सकते कि डायरेक्शन ईस्ट में है कि वेस्ट में है। अगर अलग अलग होते तो हम पता लगा सकते थे कि ईस्ट में होगा, वेस्ट में होगा, नॉर्थ में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, पर क्योंकि कॉन्साइड करते हैं इसके डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। तो जिसे पता नहीं कर सकते उसे कहते हैं इनडिटरमिनेट। तो एक सेंटेंस और आप पढ़ोगे इसके बारे में, इट्स डायरेक्शन इज इन डिटरमिनेट, इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इनडिटरमिनेट होता है।
इट्स डायरेक्शन इज इनडिटरमिनेट, राइट। तो अब इसमें जैसे ये पॉइंट है तो ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये लेफ्ट में भी हो सकता है, ये राइट में भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी, कुछ भी हो सकता है। यानी एक पॉइंट ही है तो पॉइंट से डायरेक्शन कुछ भी पॉसिबल है। और इसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो वेक्टर को, वो ऐसे जीरो और जीरो के ऊपर एरो बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जीरो ऐसे बनाएंगे और जीरो के ऊपर एरो बना देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब इसी में एक और वेक्टर का नाम आ जाता है, इससे जुड़ा है, मिलता जुलता, वो है प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर का मतलब है कि ऐसा वेक्टर जिसका कुछ मैग्नीट्यूड तो हो, यानी नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर है। आप चाहो तो अलग टाइप में लिख लो, हालांकि उतने पॉपुलर नहीं है ये कि इनको पढ़ाया जाए। ऐसे बहुत सारे वेक्टर होते हैं, आप देखोगे इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जैसे आप कहीं पढ़ो फिर कहोगे सर ये वाला नहीं बताया आपने, जरूरत ही नहीं पड़ती हमको। जरूरत पड़ती है एक्सियल वेक्टर, थोड़ा सा आता है यूज में, अभी आगे बताऊंगा मैं। उसी के साथ एक पोलर वेक्टर होता है, वो कहीं यूज नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो वेक्टर है वो है आपका यूनिट वेक्टर। और उससे पहले शुरू में जो मैंने पैरेलल, एंटी पैरेलल और आपको नेगेटिव बताए हैं, इक्वल वेक्टर, वो थोड़ा सा माइंड में आनी चाहिए चीजें। बाकी सब बेकार है, कोई खास इसमें यूज नहीं है। प्रॉपर वेक्टर यानी अ वेक्टर विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड, विद नॉन जीरो मैग्नीट्यूड। प्रॉपर नाम से ही पता लग रहा होगा। यानी वेक्टर मीनिंगफुल तभी होता है जब उसमें कुछ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। अ वेक्टर विद नॉन जीरो, a vector with non-zero magnitude is called, a vector with non-zero magnitude is called proper vector, a vector with non-zero magnitude is called proper vector। ठीक है, यानी कि वो सारे वेक्टर जो कि जिनका के मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होता, वो प्रॉपर वेक्टर होते हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं ऑल द वेक्टर्स एक्सेप्ट जीरो वेक्टर आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। यानी फिजिक्स में जितने भी वेक्टर आप पढ़ोगे वो सब प्रॉपर वेक्टर है एक्सेप्ट जीरो वेक्टर। ऑल द वेक्टर्स एक्सेप्ट जीरो वेक्टर, ऑल द वेक्टर्स एक्सेप्ट जीरो वेक्टर आर प्रॉपर वेक्टर। और क्लास का टाइम 7:30 बजे से, आप कोशिश करिए टाइम से आप क्लास में एंटर होंगे तो आपकी क्लास का लॉस नहीं होगा, नहीं तो फिर निकल जाएगा। कल ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है, जो बच्चे लेट एंट्री ले रहे हैं उनको मैं शुरू से थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया है आज। और अगर आप चाहो तो नोट करने का तो मैं टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी बच्चे भी फिर वेटिंग में रहेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप से स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे लेट एंटर किए हैं। ठीक है, और टाइम से, क्लास का टाइम 7:30 से 8:30 रहेगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बेस्ट। जो बच्चे लेट एंटर किए, मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया है। कल की क्लास और एक हुई है, उसी में मैंने इससे पहले 5 टाइप्स बताए हैं, कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला है, नथिंग मच इम्पोर्टेंट। लेकिन इसके बाद की जो चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए बिना वेक्टर के आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। जिन बच्चों को फिजिक्स का एक डर है, फियर है, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको ये लगता है कि मुझे वेक्टर आता है। ये बात सच भी है कि 11th 12th में बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो वेक्टर आ जाता है, तो वेक्टर ही आता है, उसकी एप्लीकेशन नहीं आती कि उसे अप्लाई कैसे करना है, कॉन्फिडेंस नहीं आता। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में बहुत यूज होता है। ds अपॉन dt का मतलब क्या है? अभी जैसे मेरी क्लास होती है 6:15 बजे से, उसमें 1D मोशन खत्म हो रहा है, कल से या परसों से प्रोजेक्टाइल शुरू होगा। ठीक है, तो उस वाले बैच में अभी जैसे मैं ds अपॉन dt, dv अपॉन dt, ये सब मीनिंग सिखा चुका हूँ। तो डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का पार्ट में जो फिजिक्स में यूज होता है वो सब चीज़ें मैं सिखा के चलूंगा, पहले से आता है, बहुत अच्छी बात है। और क्लास में कंटिन्यू कर सकते हैं। और इस बैच में मैं बता दूं कि मेरा सुबह एक 8:15 से बैच है, कल नहीं परसों से प्रिज्म शुरू होगा। मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा कि उसमें आप कंटिन्यू करें। अगर आप अपना कोर्स टाइमली कंप्लीट कराना चाहते हैं, मेरा टारगेट फरवरी में कोर्स कंप्लीट करने का है। और जो बच्चे उसमें कंटिन्यू करेंगे, मैं उनको कमिट कर रहा हूँ कि फरवरी में कोर्स मैं उनका कराऊंगा।
अगर आप उसमें कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर आपको मार्च में मैं क्लास दूंगा अलग से, और अप्रैल में क्लास दूंगा। मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, आपका कोर्स अच्छे से कराऊंगा। और कितना भी आप मुझसे ये कहें कि सर जल्दी करा दो, मेरा एक टाइम फ्रेम होता है, और मैं कभी भी किसी एक बच्चे के कहने से कोर्स को न धीमे करता हूँ न तेज करता हूँ। मैं अपने पेस से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जिस पेस से पढ़ाऊंगा वो पेस सब बच्चों को सूट करेगा। कुछ बच्चे बेवजह जल्दबाजी करते हैं कि सर धीमे पढ़ा रहे हैं, कुछ कहते हैं सर तेज पढ़ा रहे हैं। मेरा अपना पढ़ाने का पेस है जो सबको सूट करेगा। और इसकी वजह से, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा है, 5 साढ़े 5 महीने ही हैं, और मई में फर्स्ट वीक में फर्स्ट संडे को ही नीट का एग्जाम होगा, जेई मेन का अप्रैल में होगा। सो वी डोंट हैव मच टाइम। आप लोग एग्जाम लेट होने की वजह से लेट आ रहे हो, तो अब इसके एक ही तरीका है कि कोर्स को अच्छे से करना है तो डबल क्लास हो। और डबल क्लास के लिए मैं उनको यही कहूंगा कि अभी आपका केवल ऑप्टिक्स निकला है, वो भी लेंस तक। तो आप चाहें तो परसों की क्लास सुबह 8:15 से क्लास होती है, उस क्लास में आप कंटिन्यू करेंगे और आपको पूरा समझ में आएगा। इतना आप एक बार उसमें क्लास करके देखिए, उसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ मैं आपसे। एक्स्ट्रा क्लास का कोई चार्ज नहीं है, और ना वो एक्स्ट्रा क्लास है, वो रेगुलर क्लास है। जो आपसे फीस डिसाइड होगी वही फीस ली जाएगी, चाहे आप एक बैच में करो या 2 में करो। उसमें अगर आप करोगे तो फायदा ये रहेगा कि मार्च में आपका फिर बाद में मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आपका कोर्स पूरा कराऊंगा, लेकिन मार्च में क्लास चलेंगी। आप ये सोचो कि कोर्स को कंप्रेस कर दूं, नहीं कर सकता। मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, पूरी ईमानदारी से सच्चाई से पढ़ाता हूँ, मेहनत करके पढ़ाता हूँ। और कभी भी आज पढ़ लो या 4 महीने बाद पढ़ लो, मैं इसी पेज से पढ़ाऊंगा, कतई जल्दी नहीं होती। कभी ऐसा नहीं करता कि नोट्स थमा दूंगा मैं आपको। जैसे मैंने सुना है केमिस्ट्री में कई सारे टीचर ऑर्गेनिक फिजिकल अच्छा पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक के नोट्स थमा देते हैं, ये पढ़ने का नहीं है। लेकिन मार्केट में ऐसे भी टीचर हैं जो इनऑर्गेनिक बड़े शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। बायो हो या फिजिक्स हो, मैंने देखा है लास्ट में शुरू में एक बार 2-3 महीने में फीस कलेक्ट कर लेते हैं बच्चे से। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, बाकी भी टीचर हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता हूँ कि फीस ले ली उसके बाद कोर्स को उड़ा दिया, बोले अब तो आ गई। मुझे मार्केट में लंबे समय तक रुकना है, मैं अपनी बदनामी नहीं करूंगा। और आपसे जो कमिटमेंट किया है कि फरवरी के एंड में कोर्स में करा के दूंगा, प्रोवाइडेड कि आप सुबह वाले बैच में कंटिन्यू करते हैं। उसमें पूरा आपको मॉडर्न फिजिक्स मिल जाएगा, पूरी वेव ऑप्टिक्स मिल जाएगी, और आपका अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, सब कुछ बचा हुआ है, वो सब मैं कराऊंगा सुबह वाले 8:15 वाले बैच में। ऑलरेडी बच्चे जो 6:15 की शाम की जो क्लास कर रहे हैं, उस उन बच्चों में भी बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म निकल चुका था। उन सबको मैं कमिट कर चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मॉडर्न फिजिक्स के बाद में कराऊंगा, पूरा थॉरोली अच्छे से कराऊंगा। और पहले मॉडर्न फिजिक्स होगी, लाइट का आपको वेव पूरा मिल जाएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे इस बार आपने देखा नीट में क्वेश्चन आया है, आपने देखा होगा। इंस्ट्रूमेंट पे टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन आया है, कम ही आए, लेकिन बाई चांस वाली बात है, पेपर इस तरह का बना दिया। तो आपका प्रिज्म पे क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार नहीं आया। तो प्रिज्म का पोर्शन आप वहां से अटेंड करेंगे। उसके पहले लेंस और मिरर आपका निकला है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन निकला है, वो सब मैं करा दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो आपके लिए ही फायदा होगा कि मार्च में जब मैं रिवीजन कराऊंगा, अप्रैल में रिवीजन कराऊंगा। जेई मेन का तो मार्च अप्रैल में हो जाएगा, लेकिन मेडिकल वालों को सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा 2 महीने का। आपको मार्च और अप्रैल में रिवीजन और टेस्ट सीरीज में अच्छा टाइम मिल जाएगा। और अगर नहीं करोगे तो ये नहीं मैं छोड़ दूंगा आपको, आपसे फीस लिए पूरा कोर्स कराऊंगा, आप आइए, मार्च में मैं पढ़ाऊंगा, आप करिए, उसमें आप ऑप्टिक्स करिए अगर पूरा करना है तो। आपको लगता है कि मॉडर्न फिजिक्स में वहां पे करूंगा, एक इस बैच में आप सोचो कि 5 महीने में जादू कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा। जादूगर नहीं हो भैया। और कोई अगर कहता है तो वो जादूगर वो भी नहीं है, सिर्फ वो जादू आपसे करेगा फीस लेने के लिए कि मैं 5 महीने में कोर्स पूरा कर दूंगा, कोई नहीं कर सकता। और कर रहा है तो वो चीट करेगा आपके साथ, कुछ समय के बाद मैं बता दूं, फीस ले लेगा, और फीस लेने के बाद 2 महीने के बाद कोर्स को ऐसे दौड़ा देगा, आधी चीजें वो छोड़ देगा। तुम समझदार हो, मोस्ट ऑफ यू आर 12th पास, आप जानते हो कि 11th और 12th का सिलेबस कितना होता है। 5 महीने में क्या वो उसे कोर्स को कराया जा सकता है? कॉमन सेंस लगाओ, और वो भी 1 सवा घंटे क्लास लेके। और कोई अगर ये कह रहा है कि अभी कुछ दिनों में चालू करेंगे, अरे भैया कब, कितने दिनों में चालू करोगे बताओ तो सही। अक्टूबर के बाद करोगे तो टाइम बच्चे के पास 4 महीने बचेगा, तो डबल क्लास करके भी नहीं करा सकता कोई टीचर। वो डबल क्लास अभी से करनी होगी, अभी से कर लोगे फायदे में रहोगे। और इसमें ना दोस्त तुम्हारा है ना मेरा दोस्त है। नीट का एग्जाम इतना लेट हो गया, जेई मेन का एग्जाम इतना लेट हो गया, उस चक्कर में आप भी लेट हो गए, हम भी लेट हो गए। हालांकि मेरा बैच तो शुरू से चल रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी लाइट मेरी शुरू, अब रोक के तो नहीं रख सकता था बच्चों के आने के लिए। तो आपको मैं अपनी एडवाइस दे रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस हिसाब से कर लीजिए। फीस उतनी है, आप एक में करेंगे तो भी बस वो फिर मार्च अप्रैल में कोर्स में पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको करना पड़ेगा। अभी कर लोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि 2 यूनिट तो मैं अभी निपटा दूंगा अक्टूबर में।
लाइट का तो कुछ जो निकला हुआ वो छोड़ दो आप, प्रिज्म और वेव ऑप्टिक्स पूरा मिलेगा आपको। वेव का कोई भी रे ऑप्टिक्स से, कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से कोई लिंक नहीं है, आप जानते हो, समझदार हो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन आपने पढ़ा होगा, कोई लिंक नहीं है। इसके अलावा प्रिज्म का भी पीछे लेंस से कोई लिंक नहीं है, मिरर से कोई लिंक नहीं है। छोटी छोटी चीजें अगर आएंगी भी, बहुत माइन्यूट कोई चीजें हैं, तो वो आप इतना जानते हो, और कहीं अगर लगे तो अलग से टाइम लेके भी पूछ सकते हो। पूरा मॉडर्न फिजिक्स हम पढ़ेंगे, मॉडर्न में कोई लेना देना नहीं है किसी भी पीछे के टॉपिक से। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कराऊंगा मैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपका पूरा अक्टूबर एंड के बाद में, यानी नवंबर दिसंबर में कराऊंगा, और जनवरी में भी कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, 2.5 से 3 महीना कम से कम लगेगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा, कायदे से कराऊंगा कोर्स। अगर चाहूँ तो मैं 1.5 महीने में छोड़ो, मैंने 55 दिन में अभी क्रैश कोर्स पढ़ाया था मई में, और शानदार को क्रैश कोर्स पढ़ाया था, बच्चे पढ़ के बहुत खुश थे। कम से कम 1800 क्वेश्चन कराए थे 55 दिन में, 54 दिन में, 54 डेज में, जबरदस्त। और एक भी चैप्टर छोड़ा हो नहीं मैंने। आप राइट फ्रॉम द यूनिट डायमेंशन स्टार्ट करो, और लास्ट का सेमी कंडक्टर तक, 12 तक का मैंने पढ़ाया, और 54 डे में बेहतरीन। बच्चे भी कह रहे थे सर इतना अच्छा क्रैश कोर्स हमने कभी नहीं देखा कि किसी ने कराया होगा। तो आप ऐसा मत सोचो कि हम कोर्स नहीं करा सकते, लेकिन उसमें क्रैश कोर्स में रेगुलर क्लास में बहुत अंतर होता है बेटा। ठीक है, तो चलिए खैर, ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा और आगे कर देता हूँ। परसों से प्रिज्म शुरू होगा, सुबह 8:15 से क्लास है आपकी। 2 क्लास रहेंगी, एक सुबह हो जाएगी, शाम को हो जाएगी। बाकी क्लास आप टीचर किसी के यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो आप अपना केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी कर रहे हैं वो करते रहें। मेरी क्लास का टाइम यही रहेगा, सुबह वाला 8:15 और शाम को 7:30। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। जो बच्चे लेट आए स्क्रीनशॉट ले लो। कोर्स के लिए आप बेफिक्र रहिए। कई बच्चों की क्वेरी आती है, फोन भी आते हैं, सर कोर्स हो जाएगा। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप कोर्स के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, आप बस पढ़ाई पे ध्यान दो। कोर्स की जिम्मेदारी मुझे दे दो। और जो बच्चे पढ़े हैं वो मेरी कमिटमेंट जानते हैं कि आई एम नोन फॉर द फैक्ट दैट कि आई कंप्लीट द सिलेबस ऑन टाइम। सिलेबस मेरा हमेशा टाइम से कंप्लीट। अभी मैं बोल रहा हूँ फरवरी एंड, मतलब फरवरी एंड होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, ये नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए इसके बाद प्रॉपर वेक्टर के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, इसमें फ्री वेक्टर्स वगैरह आते हैं। फ्री वेक्टर इतना पॉपुलर नहीं है। एक बाउंड वेक्टर भी होता है, यूज नहीं है। फ्री वेक्टर क्या होता है कि आप उसको स्लाइड कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैं लिखा देता हूं ऐसे, इट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी इसे हम इसके पैरेलल खिसका सकते हैं। इट कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और फिजिक्स में ज्यादातर आप फ्री वेक्टर ही देखोगे। अभी आगे हम ट्राइंगल लॉ पढ़ेंगे, तो ट्राइंगल लॉ वगैरह में फ्री वेक्टर ही यूज होंगे, विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आप इसमें देखिए, जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, और इसके पैरेलल इसी को खिसका दिया, ये यहाँ नीचे ले आए, न तो इसकी लेंथ बदली, न इसका मैग्नीट्यूड बदला, या इसे और आगे लेके गए ऐसे। तो ज्यादातर फिजिक्स में ऐसे हमें काफी वेक्टर की जरूरत पड़ती है, जहां हमें उसको शिफ्ट करना पड़ता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है। लेकिन डिस्प्लेस करते समय ध्यान रहे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ और उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर दिया यानी रोटेट कर दिया, तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर ही चेंज हो जाता है, वेक्टर ही चेंज हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो भी बच्चों के डाउट होते हैं, तो वो डाउट के लिए ये वेट ना करें कि मैं उसके लिए डाउट क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा। पूछने वाले बच्चे डेली डाउट पूछते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं, मैं उनको सॉल्यूशन भेज देता हूं। तो आप भी उसके लिए कोई इंतजार न करें। आज से अगर आपको लग रहा है कि मैं, मुझे इस चैप्टर में डाउट है, मॉडर्न फिजिक्स में डाउट है, मुझे लाइट में डाउट है, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सर मैं अपना अलग से रिवीजन कर रहा हूँ, तो आप पूछिए, क्वेश्चन भेजिए, मुझे पूछिए, फोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। ठीक है, तो उसके डाउट के लिए कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं कि सर बताएंगे कि नहीं बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, काहे नहीं बताएंगे भाई। आप पढ़ने आए हो हमसे, हम पढ़ाएंगे भी आपको, सिखाएंगे भी, डाउट भी बताएंगे, डाउट क्लास भी होंगी, जब भी आपकी होंगी, असाइनमेंट भी देंगे, डीपीवी वगैरह भी देंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे। ठीक है, उसके लिए परेशान ना हो। अब इसके बाद देखिए, इसी में एक वेक्टर आता है जिसका नाम है एक्सियल वेक्टर। इसका अपोजिट होता है, फ्री वेक्टर का अपोजिट होता है बाउंड। तो बाउंड मतलब जिसके हेड और टेल फिक्स हो जाए, नॉट दैट मच पॉपुलर, और कहीं सुनोगे नहीं आपने, आज से पहले हो सकता है नाम भी ना सुना हो बाउंड वेक्टर क्या होता है।
तो मैंने कहा ना कुछ ऐसे ही नाम है, जरूरत नहीं पड़ती। ये अब जो मैं बता रहा हूँ ये एक्सियल वेक्टर की हमें जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन नाम कई बार आप सुनोगे कि एक्सियल वेक्टर क्या है। तो एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, ये हमें सेंस ऑफ रोटेशन के बारे में बताता है, रोटेशन के सेंस के बारे में बताता है। और इसका नाम एक्सियल बताता है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। सब समझाऊंगा थोड़ा सा, अभी पहले डेफिनेशन नोट करिए। तो इट गिव्स सेंस ऑफ रोटेशन, इट गिव्स सेंस ऑफ रोटेशन, its direction is along axis of rotation. It gives sense of rotation, its direction is along axis of rotation and it is given by, सब समझा दूंगा, it is given by right hand thumb rule. It is given by right hand thumb rule. अब समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे ये डोर है, यहाँ मैं फिगर बना रहा हूँ, आप फिगर मत बनाना। ये डोर है और डोर के साथ में ये आप जानते हैं कि डोर के साथ में एक चौखट भी होती है। चौखट शायद जानते होंगे, मेरे ख्याल से सभी बच्चे जानते होंगे, दरवाजा जिससे जुड़ा होता है, फ्रेम जो होता है, ठीक है। ये इसका दरवाजा और ये इसकी चौखट है, तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गई। जो हिंज है ना, ये वाला, ये हिंज जो है, ये दोनों हिंज है। और जो हिंज है, इसी हिंज के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। यानी कि आप अगर यहाँ से देखें तो ये वाला, ये जो लाइन मैंने खींची है, इसे कहते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमारा जो एक्सियल वेक्टर आएगा वो इसी एक्सिस के अलोंग होगा। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अब आपने कहा दरवाजे का एग्जाम्पल ही क्यों लिया, और भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, दरवाजा ही क्यों। और इसके एग्जाम्पल में कुछ क्वांटिटीज आती हैं, जिनमें सबसे पॉपुलर नाम है टॉर्क। आपने नाम जरूर सुना होगा। टॉर्क का एक दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स पे अभी 2019 में क्वेश्चन आया था, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब कई बच्चे क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स अगर नहीं जानेंगे तो वो छोड़ आएंगे। टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। इसके अलावा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी दो चीजें हैं कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, और मैंने एक अभी यूट्यूब चैनल अपना बना रखा है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट बाय के सर के नाम से, ठीक है। और मैं ये कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो केवल अपने जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पर्पज से है। और ना मैं उसमें कभी ये कहता हूँ कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ये करें वो करें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल आप लोगों के पर्पज के लिए, क्योंकि जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है तो ऑनलाइन में उतना अच्छा आपसे कनेक्ट हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सामने आपके नहीं होते। अब मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, क्योंकि स्क्रीन आपको दिख रही है। अब मुझे कोई चीज़ कई बार दिखा के समझानी होती है, तो उस पर्पज से मैंने कुछ दो चार वीडियो बना के डाल दिए। कोई मुझे ऐसा नहीं कि उस चैनल को हिट कराना है, ठीक है, ऐसे ही डाल दिए। और अपने पढ़ने वाले बच्चों को मैं लिंक शेयर कर देता हूँ कि इस पे देख लो। अब जैसे एक्सियल वेक्टर पे तो नहीं अभी मैंने बनाया, लेकिन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, और वो है लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लेके। आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैंने इसको वीडियो का एक पार्ट अभी बना दिया है, टाइम नहीं मिल पाया, बीच में नीट का एग्जाम आ गया, सॉल्यूशन आ गया, फिर एडमिशन की क्वेरीज आ गई, थोड़ा सा मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया, मेरा एक दो पर्सनल काम भी थे, तो इस चक्कर में, ठीक है। तो वहां मैंने अभी एक वीडियो का एक पार्ट बनाया कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे स्केलर क्वांटिटी है। अभी दूसरा पार्ट में बनाऊंगा, आजकल मैं एक दो दिन में बना के डाल दूंगा कि वाई स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है। ये इसका फर्स्ट पार्ट ये वाला मैं बना चुका हूँ। तो अगर आप वहाँ देखना चाहें तो आप देख के समझ सकते हैं, बस उसमें आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का थोड़ा सा आइडिया हो और कम्यूटेटिव लॉ का आइडिया होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप 2 दिन रुकिए,
वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद आप उस वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। और ये एक बढ़िया सवाल बनता है मेडिकल के लेवल का, इंजीनियरिंग के लेवल का, कि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब बड़ा एंगल थीटा, और स्मॉल मतलब बहुत छोटा एंगल थीटा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा, लिंक बता दूंगा, अभी तो रहने दीजिए। तो ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, और वेक्टर में भी कैसा, एक्सियल वेक्टर। इसी तरह से इसमें एक है आपका टर्म एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा, आप जानते होंगे। ये सब आगे आएगा भी, हम आगे जब सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहां पे आएगा। फिर इसी में एक नाम और आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। और मैं आपको एक हिंट करूं, जितने भी नाम हैं जिसमें एंगुलर आ रहा है, एंगुलर, वो सब एक्सियल वेक्टर की कैटेगरी में आते हैं, यानी एक्सियल वेक्टर के एग्जाम्पल हैं सारे के सारे। ठीक है, और इसके बाद एक और है एंगुलर मोमेंटम, नाम तो सुना होगा आपने। ये सब चीजें आगे आएंगी, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे रोटेशन नाम से, वहां ये सब चीजें आएंगी। और टॉर्क के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, ग्रीक लेटर होता है, टाउ बोलते हैं, ऐसा वाला होता है, टाउ कहते हैं इसको। जैसे अल्फा बीटा गामा होते हैं, ऐसी ग्रीक अल्फाबेट होती है, उसी में एक लेटर है टाउ। ठीक है, तो ऐसे और भी नाम हो सकते हैं, और भी, जैसे एंगुलर इम्पल्स भी एक नाम होता है। एंगुलर इम्पल्स भी एक्सियल वेक्टर का ही एग्जाम्पल है। ये सब चीजें आगे आएंगी, अभी केवल नाम आप ध्यान रख सकते हैं। अब बात आती है कि सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, एक तो सेंस ऑफ रोटेशन बताता है, दूसरा डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है। तो जैसे दरवाजे का एग्जांपल, आप सबके घर में दरवाजे हैं, ऐसा तो है ही दरवाजा नहीं होगा, एक नहीं 10-10 दरवाजे होंगे, डिपेंडिंग अपॉन कितने रूम है आपके घर में। तो उसी दरवाजे को देखो, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप जिस रूम में बैठे होंगे, जहां भी बैठे होंगे, आपके आसपास दरवाजा होगा, आप उसकी हिंजेस पे गौर करिए, चौखट जो है वहां पे गौर करेंगे, तो वहां एक्सेस होगी, और दो पॉसिबिलिटी होंगी कि डायरेक्शन एक्सियल वेक्टर का या तो ऊपर होगा या नीचे होगा। अब निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए दरवाजे को आपको बंद करना है, तो ये दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजे को आपने रोटेट किया, दरवाजे को बंद करने के लिए आपने रोटेट किया इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। अब राइट हैंड थंब रूल वैसे तो मुझे उम्मीद है जानते होंगे, आप इतना पढ़ के आए होंगे, पर अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बताऊं कि राइट हैंड थंब रूल जो होता है, इसमें हम राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे रोटेशन के सेंस में। तो रोटेशन कैसे, दरवाजे की पहली पोजीशन ये है, आप देखिए मैं मार्क कर दूं, फर्स्ट पोजीशन ये है, और सेकंड पोजीशन ये है, दरवाजा थोड़ा सा घुमा दिया आपने इस तरह से। तो आप क्या करेंगे, राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे, और हमारा जो अंगूठा है, राइट हैंड का थंब है, वो हमें एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन देगा। जैसे दरवाजे की, ये मान लीजिए यहाँ पे ये हैंडल है, दरवाजे का हैंडल है, जिसको पकड़ के आपने दरवाजे को पुश किया, तो यहाँ पे जब आपने फोर्स लगाया, तो फोर्स जब लगाया तो ये दरवाजा घूम गया। तो घूमा तो आप इसमें राइट हैंड थंब रूल लगा दो। ये मैं थोड़ा फिगर बना रहा हूँ, आर्ट मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है, आपको समझा सकता हूँ, इतनी तो आर्ट मेरी ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है। ये आपका राइट हैंड, और राइट हैंड का ये अंगूठा, ये उंगलियां। तो आप अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाएंगे रोटेशन के सेंस में, आप करके भी देख सकते हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ आराम आराम से। जैसे दरवाजे को आप सपोज करिए बंद या खोल रहे हो, जैसे भी लगाओ। अभी इसी फिगर को देखें, इस फिगर में 1 पोजीशन से 2 पोजीशन में दरवाजे को ले गया, तो आप घुमाइए जरा, उंगलियों को ट्राई मारिए। राइट हैंड की उंगलियों को जब घुमा रहे होंगे तो अंगूठा आपका ऊपर की तरफ है, यानी कि जो टॉर्क आपने दिया, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर घुमाने के लिए, तो इस टॉर्क की जो डायरेक्शन आएगी वो ऊपर की तरफ आएगी। यानी अगर आपसे कोई कहे ये थीटा घुमा दिया, तो थीटा की डायरेक्शन क्या आएगी, तो थीटा की डायरेक्शन भी किधर आएगी, ऊपर की तरफ। थोड़ा सा घुमा दिया, थीटा, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टॉर्क दिया तो उससे थीटा आया। अच्छा, जाहिर सी बात है, अगर ये चला है तो किसी टाइम में चला होगा, तो एंगल थीटा डिवाइडेड बाई टाइम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का भी सेंस इधर ही आ जाएगा, थीटा का भी सेंस ऐसे ही आएगा, ओमेगा का भी ऐसे ही आएगा, टॉर्क का भी ऐसे ही आएगा, एक्सेस के अलोंग आएगा। और जब आपने टॉर्क दिया है, तो एक फॉर्मूला आपने रोटेशन में पढ़ा होगा, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा। आई अल्फा में आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो अल्फा का सेंस और टॉर्क का सेंस सेम हो जाएगा। आई तो स्केलर क्वांटिटी है, आप जानते हो, तो जो सेंस टॉर्क का होगा वही अल्फा का होगा। तो अल्फा का सेंस भी ऊपर की तरफ हो गया। आप देखिए दरवाजे को आपने बंद किया मान लीजिए, या खोला, तो इस सेंस में जो मैंने बनाया है फिगर, उस सेंस में रोटेट करके सोचिए। तो अब आप देखेंगे कि टॉर्क का डायरेक्शन, इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम सारी क्वांटिटी का। अब मान लीजिए डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ये मैं हटा देता हूँ, ये मैं हटा देता हूँ। अच्छा, राइट हैंड थंब रूल एक आगे आएगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट वाला, वो अलग है,
इसी तरह से निकालते हैं, लेकिन वो कुछ और बताता है। अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, अभी आपको ज्वाइन करना है। क्लास का टाइम कितना है? 7:30 बजे तक है, 8:30 बजे तक है। तो ये सेशन जैसे ही खत्म होगा, आप उसी लिंक पे क्लिक करेंगे। नए बच्चे हैं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ, उसी लिंक पे क्लिक करके फिर से ज्वाइन करना होगा। अभी खत्म होने जा रहा है ये, फिर क्लास शुरू होगी, 8:30 बजे तक क्लास होगी। आपको कंटिन्यू करना है दोबारा से उसी लिंक पे। जैसे ही बंद हो जाएगा, अपने आप उसको क्लिक करना, फिर से आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ये एक हुआ केस। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो इसी में एक सिचुएशन और आपके सामने रखता हूँ कि इसको पोजीशन 1 से 2 की तरफ ना घुमा के आपने क्या किया, पोजीशन 2 से 1 की तरफ घुमाया होता। समझना मेरी बात को। ये सेशन बंद हो जाएगा, आप चालू दोबारा से करेंगे लिंक पे क्लिक करके। अगर 2 से 1 की तरफ घुमाएंगे तो आपको क्या करना है, राइट हैंड की उंगलियों को फिर से घुमाना है। राइट हैंड की उंगलियों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये राइट हैंड की उंगलियां अब ऐसे दिखाई देंगी सामने से।